एक गांव में मनोहर नाम के एक व्यक्ति थे, जिनका गांव में बड़ा ही सम्मान रहता था। गांव के सम्माननीय व्यक्ति थे। उनके 3 बेटा थे, श्याम, रमन और अशोक। जो अशोक था वो सबसे छोटा बेटा था, जिसके चलते मनोहर अपनी बच्चों का पालन पोषण बड़े ही अच्छे तरीके से करते थे। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखने देते थे। लेकिन दोस्तों, मनोहर के जो बड़े बेटा थे श्याम और रमन, ये शुरू से ही बहुत ज्यादा चालाक थे। लेकिन जो छोटा वाला बेटा था अशोक, वो शुरू से ही बहुत ज्यादा सीधा था। इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन हो गया, ये बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूल में भी दोस्तों पता है क्या होता है कि जो मनोहर के बड़े वाले बेटा थे श्याम और रमन, ये पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थे। और अशोक शुरू से ही पढ़ने लिखने में कमजोर था। उसका हमेशा मन लगता था कि मैं घर के कामों में लग जाऊं और मुझे स्कूल ना जाना पड़े। जिसके चलते माता पिता सख्ती भी बहुत करते थे कि बेटा स्कूल जाओ और पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ोगे नहीं तो ज़िंदगी कैसे कटेगी। लेकिन अशोक का मन नहीं लगता था। जिसके चलते दोस्तों, अशोक ने सिर्फ कक्षा 10 तक ही पढ़ाई की, इसके आगे पढ़ाई नहीं की। दोस्तों, ये जब सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है कि भाई मनोहर अपने बेटों की शादी करवाने लगते हैं। पहले बड़े वाले बेटा की, फिर उसके बाद छोटे वाले बेटा की। अब बचा सिर्फ अशोक की शादी बाकी बची थी। अब भाई जो बड़े वाले बेटा थे वो अशोक पे हमेशा इस बात का दबाव बनाते थे कि तू ये काम कर, तूने पढ़ाई नहीं की, मैं काम कुछ नहीं कर पाऊंगा। बेशक वो फुर्सत में घूम रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो लड़के घर का काम बिल्कुल नहीं देखते थे और सारा काम अशोक से ही करवाते थे। अशोक के जो पिता थे मनोहर, वो अपने बड़े वाले बेटों से गुस्सा भी करते थे कि तुम लोग ऐसी बेवकूफ़ी काहे को करते हो, और कम से कम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई बंद हो चुकी है और तुम्हारी शादियां भी हो गई, तुम्हारा खर्चा भी बढ़ रहा है, तो भाई तुम भी कुछ काम करना सीखो। लेकिन बड़े वाले बेटों को ये बात अपने पिताजी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती थी। दोस्तों, और वक्त आगे बढ़ता है, भाई अशोक की भी शादियां आने लगी। मनोहर ने अपने छोटे वाले बेटा अशोक की भी शादी कर दी। अब भाई 3 बहुएं घर में, 3 बेटा 3 बहुएं। अब क्या था कि जिस तरह बड़े वाले बेटा अपने छोटे वाले भाई पे, अशोक पे दबाव बनाते थे काम के लिए, वैसे ही बड़े बेटों की जो बहुएं थी वो अशोक की पत्नी पे दबाव बनाने लगी कि भाई काम करो। मतलब अशोक की पत्नी का हाल ऐसा हो गया था घर में जैसे घर में एक नौकरानी हो। क्योंकि पत्नी को खराब लगता था कि भाई मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अशोक कह देता था कोई बात नहीं, चलो संयुक्त परिवार है, ऐसा हो जाता है। बड़ी बहुएं हमेशा बस काम को टालने की कोशिश करती थी और अपने पति से कहती मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। जिसके चलते धीरे धीरे दोस्तों, घर का जो माहौल था वो खराब होने लगता है। वो व्यक्ति जो गांव की पंचायत करते थे मनोहर, आज उनके घर की स्थिति खराब होने लगती है। उनकी ना तो बहुएं बात मानती, ना बेटा बात मानते। जिसके चलते अगर मनोहर अपने बड़े वाले बेटा और बहुओं को डांटते हैं तो बड़े वाले बेटा बहुएं खुद पिताजी को यानी कि मनोहर से ही झगड़ा करने लगते हैं। अब अशोक हमेशा अपने पिताजी के सपोर्ट में रहता था और पिताजी अशोक के सपोर्ट में रहते थे। और वो बड़े वाले बेटा और बहू, उनका जो तरीका था रहने का वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। माँ इस बात पे बहुत ज़्यादा टेंशन करती है, जिसके चलते माँ को एक दिन अटैक पड़ जाता है। माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब दोस्तों क्या था कि भाई अब जो बड़ी बहुएं थी उनको और भी ज़्यादा छूट मिल जाती है। अब उनको घर में कौन देखने वाला, और भी ज़्यादा घर में वो हंगामा मचाने लगती हैं। जिसके चलते दोस्तों, जिसके चलते मनोहर भी इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं और बीमार रहने लगते हैं। दोस्तों, अशोक के पास में कुछ नहीं था, सारा पावर था बड़े वाले बेटों के साथ में। अब बड़े वाले बेटा अपने पिताजी का ना तो इलाज करवाते हैं, ना तो एक पैसा अशोक को देते हैं। अशोक कभी कभार ये अपने बड़े भाइयों से कहता है कि भाई पैसा दो, पिताजी का इलाज करवाएं, सारा खेती में जो भी पैदा होता है तुम ही लेते हो, हम तो लेते नहीं हैं, और एक पैसा भी नहीं देते हो, पिताजी को मरने के लिए छोड़ दें। लेकिन वो बड़े वाले बेटा, बड़े वाले भाई हमेशा ये कहते थे कि मेरे पास में एक पैसा नहीं, मेरे पास में बहुत खर्चा है। पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके चलते अशोक बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। दोस्तों, अशोक अपने भाइयों से जब ज़्यादा झगड़ा करता है तो अशोक के बड़े भाई कहते हैं कि तुझे हम इस लायक छोड़ देंगे कि तू किसी लायक नहीं बचेगा, तू हमसे जवान लड़ाता है, मुझसे ऐसे बोलता है।
जा कमा जाके और कमा के पिताजी का इलाज करवा, मेरे पास में कुछ नहीं है। दोस्तों बड़े वाले बेटा अपने पिताजी की दुर्दशा पे उतर आए कि मैं अपने पिताजी के साथ में कुछ भी कर सकता हूँ, अन्याय करूंगा, कुछ भी करूं, और अपने भाई से कहते हैं कि इस बारे में बिल्कुल भी बोल नहीं सकता। लेकिन अशोक इसका विरोध करता था लगातार। दोस्तों एक दिन की बात है कि मनोहर की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती। अब क्या था कि रमन और श्याम दोनों विचार बनाते हैं और वो एक दूसरे से मिले रहते थे। विचार बनाते हैं और अशोक से कहते हैं कि देखो, हम पिताजी को शहर में लेके जा रहे हैं और वहीं पे इनका चेकअप वगैरह हम करवाएंगे और वहीं पे इनका इलाज करवाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कोई डॉक्टर अच्छा नहीं। दोस्तों अशोक जो था वो अपने भाइयों की चाल को समझ नहीं पाता है। वो सोचता है कि देखो, मेरे भाइयों का दिमाग बदल गया, अभी तक ये अच्छे नहीं थे, बात नहीं मानते थे, अब ये देखो पिताजी का इलाज करवाएंगे। दोस्तों दोनों भाई अपने पिताजी मनोहर को शहर ले जाते हैं। तो भाई वहां पे इलाज तो ये नहीं करवाते हैं, लेकिन छुपके से पिताजी से सारी खेती अपने नाम करवा लेते हैं। दोनों बेटा मिलके पिताजी से चुपके से अपने नाम खेती करवा लेते हैं। अच्छा खासा वकील कर लिया और उसको अच्छी खासी रकम दे दी, जिसके चलते जो अशोक का हिस्सा था वो भी सारा उन्हीं लोगों ने लिखवा लिया। अब भाई क्या कि भाई पिताजी को घर पे छोड़ दिया आके। और ये बात धीरे धीरे जब खुलती है तो अशोक अपने भाइयों से कहता है कि तुमने जमीन लिखवा ली पिताजी से क्या? तो वो दोनों भाई अशोक पे चढ़ जाते हैं कि हाँ लिखवा ली, क्या करेगा, बोल क्या कर सकता है। अशोक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अशोक ने अपने पिता को बताया तो उसके पिताजी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। अब पिताजी के शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपने बेटों से लड़ पाए, और अशोक के पास में भी इतना कोई पैसा नहीं जो भाई उनके खिलाफ कोई एक्शन ले पाए, कहाँ कचहरी कोर्ट में जाए, जिसके चलते अब जो भाई थे वो और भी ज्यादा आतंक मचाने लगे और अशोक से कहने लगे कि तेरा इस घर में कुछ नहीं है, सारी प्रॉपर्टी मेरे दोनों के नाम है और तुम लोग निकल जाओ और जाओ पिताजी को भी ले जाओ, इलाज करवाओ जाके, इस बुड्ढे को यहाँ रखे हो, दिमाग खराब किए है। दोस्तों अशोक को बहुत ही ज्यादा बेइज्जत करके उस घर से निकाल दिया जाता है और अशोक की पत्नी को भी निकाल दिया जाता है। अशोक क्या करता है कि अपने पिताजी को अपने साथ लेके चल देता है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इलाज तो करवाना ही होगा, मेरे पास में एक पैसा नहीं है, लोगों ने सब कुछ ले लिया, अब तुम चलो हम किसी शहर कस्बा में रहेंगे चल के, और वहीं पर रह के हम कुछ काम ढूंढेंगे और तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। दोस्तों अशोक अपने पिता को समझा के अपने साथ में ले जाता है। एक छोटा सा कस्बा था, गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे एक कस्बा था। वहां पे अशोक क्या करता है कि उसकी पत्नी के पास में जो भी गहने थे उन गहनों को पहले बेचता है, और उसके पास में कुछ था ही नहीं गहनों के अलावा। गहनों को बेच के उससे जो पैसा मिलता है तो वो 2 कमरों का एक घर ले लेता है, छोटा सा, ज्यादा कोई बढ़िया नहीं, और उसी में वो रहने लगता अपने पिताजी के साथ में, और उसी कस्बे में वो काम ढूंढ लेता है। दोस्तों उस काम से जो उसको पैसा मिलने लगता है उसी पैसे से वो अपने घर का खर्चा चलाता है और अपने पिताजी का इलाज कराता है। जबकि घर में ना कोई अच्छी सब्जी आती ना कुछ, लेकिन वो पिताजी का इलाज बस अच्छे से कराता है। दोस्तों वक्त आगे बढ़ता जाता है, मनोहर की हालत ठीक नहीं होती। मनोहर ये सोचते हैं कि देखिए मेरा एक बेटा ही इतना परेशान है, मेरा इलाज भी करवा रहा और इसको कुछ मिला भी नहीं, सारी प्रॉपर्टी उन लोगों ने ले ली, कितने नालायक मेरे बेटा हैं, भगवान ऐसे बेटा किसी को ना दे। दिन रात कुड़ते हैं जिसकी वजह से दवाई भी फायदा नहीं करती है। दोस्तों कुछ दिन और वक्त आगे बढ़ता है, पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि जिसके चलते अशोक 3-4 दिन काम पे नहीं जा पाया। तो जहाँ पे वो काम करता था वहां के मालिक ने उसको काम से निकाल दिया, कहा कि भाई मैंने तुम्हारी जगह दूसरे को रख लिया है और तुम बिना बताए 4 दिन तक नहीं आए। अशोक गिड़गिड़ाता रहा लेकिन अशोक को काम नहीं मिला। दोस्तों लगातार अशोक जो था 1 महीने तक भागता रहा लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिला। अशोक आता है, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है अपने घर से थोड़ी दूरी पे, और उस पेड़ के नीचे बैठ के वो बहुत तेज तेज रोने लगता है और कहता कि भगवान ऐसा मैंने कौन सा बुरा काम किया है जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिल रही है कि मेरा काम भी छूट गया, पिताजी की दवाई भी लेनी है, घर पे कुछ नहीं है, अन्न का दाना तक नहीं है जो मैं खा सकूं, अपने बच्चों को खिला सकूं। दोस्तों रो के वो चल देता है। इसके बाद में क्या होता है, शाम को वो उदास होके लेट जाता है, खाता पीता भी नहीं है, और जब रात में उसकी आंख लग जाती तो रात में स्वप्न में वो देखता है कि कोई एक बाबा उससे कह रहा है कि बेटा तुम्हारे घर के सामने जो जगह पड़ी हुई है उस जगह को खोदो, उसमें 100 मोहरें रखी हुई हैं,
तो वो अशोक उन बाबा से कहता है कि बाबा अगर मैं वो 100 मोहरें ले लूंगा तो क्या मेरी किस्मत बदल जाएगी? तो बाबा कहते हैं नहीं, कुछ वक्त का गुजारा हो जाएगा, तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। दोस्तों अशोक सवेरे अपनी पत्नी को बताता है कि आज मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा। तो पत्नी ने कहा कि भाई मोहरें बताई हैं तो जल्दी से निकालो। लेकिन अशोक कहने लगता है कि उस बाबा ने कहा कि इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी, तो क्या फायदा, किस्मत मेरी ऐसी ही रहनी है तो ऐसी जिंदगी अपना काटेंगे। दोस्तों दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन सपने में फिर से वो देखता है कि वही बाबा सपने में आता है और कहता है कि अपने घर के सामने गड्ढा खोदो, वहां पे तुम्हें 10 मोहरें मिलेंगी। तो वो फिर से बाबा से कहता है अशोक कि 10 मोहरों से क्या मेरी किस्मत बदल जाएगी, कुछ ऐसा हो जिससे मेरी किस्मत बदल सके। तो वो बाबा कहते हैं कि नहीं, 10 मोहरों से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती है। दोस्तों दूसरे दिन भी उसने अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी कहती है अरे ऐसे तो सपने आते रहते हैं, तुम्हें कल 100 मोहरों का आया, आज तुम्हें 10 मोहरों का, मतलब मोहरें घटती चली जा रही। वो हंसने लगती है। अशोक कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हंस लो। दोस्तों अगले दिन अशोक जब फिर से सो जाता है तो फिर से उसको स्वप्न में वही बाबा दिखाई देता है और कहता है कि बेटा तुम्हारे घर के सामने जो जगह पड़ी है उसको खोद के देखो, उसमें तुमको 1 टका मिलेगा। अशोक कहता है कि बाबा क्या 1 टका से मेरी किस्मत बदल जाएगी? तो बाबा कहता हाँ बेटा, 1 टका से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों रात का सपना जब ये सवेरे अशोक अपनी पत्नी को बताता है तो पत्नी कहती तुम रोज ऐसे सपने देखते हो। लेकिन अब की बार अशोक ये सोचता है कि नहीं, खोद के देखेंगे कि सच में उस बाबा ने जो कहा वो सही है या गलत है। जिसके चलते वो अपने घर के सामने की जमीन को खोदता है तो देखता है कि उस जमीन में सच में 1 टका गड़ा हुआ है, जो वो उखाड़ता है और निकाल के अपने घर पे ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए बाबा जी कह रहे थे कि 1 टका से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बाबा भी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, भला 1 टका से मेरी किस्मत कैसे बदल जाएगी। और हंसता है और कहता है कि चलो काफ़ी दिनों से घर में अच्छा खाना भी नहीं बना, तो अब हम जाएंगे बाजार से कुछ ऐसा लेके आएंगे जिसको मैंने काफ़ी दिनों से नहीं खाया और आराम से खाना खाएंगे। दोस्तों अशोक उस 1 टका को लेके बाजार में जाता, सोचता मैं क्या ले लूं। तब उसको सामने दिखता है कि एक बड़ी सी मछली जो कि 1 ही टका में बिक रही थी। तो वो सोचता है कि क्यों ना इस बड़ी सी मछली को ले लूं और घर पे ले जाऊं, और काफी दिनों से मैंने खाई भी नहीं है। जिसके चलते अशोक 1 टका से उस मछली को खरीद लेता है और घर पे चला जाता है और बाबा के बात का मजाक भी बनाता है कि बाबा कहते 1 टका में तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। बताइए हम तो 1 टका में मछली लिए जा रहे हैं, अब देखें किस्मत हमारी कैसे बदल जाएगी। दोस्तों क्या होता है कि अशोक की पत्नी जैसे ही उस मछली को काटती है बीच से, मछली के पेट में से बड़े बड़े 2 हीरा निकलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा, इतनी मतलब उनमें लाइट थी कि पूरी आंखें झिलमिला जाती हैं। अशोक की पत्नी दौड़ती हुई अशोक के पास में जाती है और कहती देखो ये क्या है। अशोक ने देखा तो अशोक समझ गया कि ये हीरा है। अब अशोक ये सोचता है कि हीरा है, अब इनको हम कहाँ पे बेचें। जिसके चलते अशोक उन हीरों को लेके जो जौहरी होते हैं उनके पास में गया। जौहरी ने चमचमाते हुए हीरों को देखा तो जौहरी कहने लगा कि भैया ये जो हीरा है बहुत कीमती है, इतनी हम कीमत अदा नहीं कर सकते, मेरे बस की बात नहीं जो मैं इसकी कीमत अदा कर दूं। दोस्तों अशोक दूसरे जौहरी के पास में जाता है, जितने भी उसको जानकारी में थे जौहरी सबके पास में जाता है, लेकिन किसी ने भी उन हीरों की कीमत को अदा नहीं कर पाया। अब अशोक ये सोचता है कि यहाँ के जो राजा हैं उनके पास में हम जाएंगे, भाई राजा के पास में तो दौलत इतनी है था, वहीं में मेरे हीरे बिक पाएंगे और मुझे पैसा मिल पाएगा, धन मिल पाएगा। जिसके चलते अशोक पहुंच जाता है राजा के पास में और राजा से कहता है कि इन हीरों को आप ले लो। राजा ने कहा कि भाई हीरा तो ये बहुत ज़्यादा कीमती हैं, मेरा पूरा राजपाट भी चला जाएगा फिर भी तुम्हारे हीरों की कीमत अदा नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमको ये हीरा कहाँ से मिले। तब उस अशोक ने सारी कहानी बताई तो राजा ने कहा कि चलो भाई ये तो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे घर में मछली के पेट से निकले, लेकिन हम एक साथ में तुम्हारे हीरों की कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। आधी आधी जो कीमत है वो अभी ले लो और आधी जो कीमत बचेगी वो हम धीरे धीरे तुमको दे देंगे। मोहरे तुम्हारे घर पे हम भिजवाते जाएंगे जैसे मेरे पास में आते जाएंगे। अब अशोक के पास में भाई कोई ऑप्शन नहीं था दूसरा, तो अशोक उस बात पे राजी हो जाते हैं और अशोक वहां से धन लेके आते हैं, जो आधा धन मिला उस धन से दोस्तों अशोक ने अपना कारोबार शुरू किया। अशोक के पास में गाड़ी बंगला घर मकान सब कुछ हो जाता है और लगातार जो राजा के पास में आधी
कीमत बची हुई थी उसको राजा भेजते जाते हैं। और इधर अशोक का जो कारोबार था वो भी बड़ा अच्छे से चल निकलता है, जिसके चलते अशोक को करोड़पति आदमी बनने में देर नहीं लगी। अब अशोक के दिमाग में ये बात आती है कि मैंने अपने सिर्फ पिताजी को लिया, पिताजी को लेके आए, मेरे भाइयों ने सब कुछ हड़प लिया, मैंने अपने पिताजी के साथ में अच्छाई की, जिसके चलते मुझे सब कुछ मिल गया। अगर मैं और भी लोगों के साथ में अच्छा कुछ करूं तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाएगा। जिसके चलते इसी विचार से अशोक दीन गरीबों की सेवा करने लगा, जो असहाय कमजोर थे उनकी सेवा करने लगा, जिसके चलते वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नत करने लगा। दोस्तों, अशोक का चारों तरफ नाम हो जाता है। अपने पिताजी का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया, पिताजी भी सही हो जाते हैं। इधर जो अशोक के भाई थे, वो जो छल कपट से उन्होंने जमीन ली थी, उनके घर में ऐसी बीमारी आ जाती है भयानक कि भाई घर में जो भी धन संपत्ति थी वो सारी खत्म हो जाती है। उन भाइयों को दूसरों से कर्जा लेना पड़ा, जिसके चलते भाई कर्जे का जो ब्याज था वो इतना बढ़ने लगा कि ब्याज वालों ने उनका घर कूदना शुरू कर दिया, जिसके चलते उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ी और जमीन बेच के उनका कर्ज अदा करना पड़ा। अब जमीन नहीं है तो पैदा किस में करें, एक पैसा नहीं उनके पास में जो कोई काम शुरू कर सकें, जिसके चलते धीरे धीरे वो भुखमरी का शिकार होने लगे और उनकी स्थिति ऐसी होने लगी बस वो भीख मांगने पे आ गए और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। अगर कोई मिल भी जाता है, कोई हाल पूछता है तो भैया तुम्हारा हाल कैसा है, तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, एक दिन किसी ने बताया कि भाई एक सेठ जी हैं, वो सबकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, खाने तक के लिए नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि उन सेठ के पास में चले जाओ और वो तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। हो सकता है कि तुम्हें अपने धंधा पानी में काम में लगा रहे हैं, बहुत दयालु हैं। दोस्तों, अब भाई इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था और ये सूख के छुआरे हो गए थे। अब ये क्या करते हैं कि भाई चल देते हैं, जैसा कि पता बताया था उस व्यक्ति ने। तो ये जैसे ही पहुंचते हैं और वहां पे भाई मिलते हैं सेठ से। अब उस सेठ को देख के इनकी तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो सेठ नहीं उसका भाई अशोक था। दोस्तों, अब तो इनको लगे दोनों भाइयों को और इनकी बीबियों को अपना मुंह कहाँ छुपाएं अपने आप को। लेकिन अशोक कहने लगते कि भाई मुझे ये बताओ कि तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई। तब वो दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगते और कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जमीन हड़प ली, जिसके चलते मेरी ये हालत हो गई है। अब मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, कर्ज मुझ पे इतना हो गया जिसके चलते मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़ी। यानी कि उन भाइयों के पास में कुछ नहीं बचा। अब क्या था, अशोक के अंदर दया आ गई। अशोक सोचते हैं कि जो इन लोगों ने किया ये तो भुगत रहे हैं और हम क्यों किसी के साथ में गलत करें, हम अच्छा ही करेंगे। जिसके चलते वो अपने भाइयों से कहते हैं तुम चिंता ना करो और अपने भाइयों को अशोक छोटा मोटा काम शुरू करवा देते हैं, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी स्थिति सही हो जाती है और वो अपना खाने कमाने लगते हैं। और इधर अशोक दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता जाता है। दोस्तों, दोनों भाई मन ही मन में बड़ा कुड़ते भी हैं कि मेरा भाई जिसको मैंने कुछ नहीं दिया वो इतना आगे निकल गया। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है इंसान के साथ में। कोई किसी को गिराने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जब ऊपर वाला मदद करने वाला होता है तो कोई किसी को गिरा नहीं पाता है। बस ये है कि तुम अच्छे कर्म करिए, गलत काम मत करिए। नेक्स्ट वीडियो में नहीं देते, बाय सभी को।